एवरीवन, माय नेम इज़ CMA पंक्ति वेनी। वेलकम बैक टू CMA मॉड्यूल्स। आज हम जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वो सप्लीमेंट्री पेपर पे बना रहे हैं जो कि डायरेक्ट टैक्सेशन पे है, December 22 अटेम्प्ट। ये जो सप्लीमेंट्री पेपर है वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेपर में टोटल 12 अमेंडमेंट्स है, उसमें से 3 अमेंडमेंट्स हम ये लेक्चर में कवर कर रहे हैं। बाकी के 9 अमेंडमेंट्स के लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो हमारा रेट ऑफ इनकम टैक्स के लिए है। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स को अगर मुझे समझना हो तो थोड़ा मैं उसका ब्रीफिंग ले लूँ तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स। एक तो स्पेशल टैक्स हो जाता है, दूसरा है जनरल टैक्स रेट। तो स्पेशल टैक्स रेट जो है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो वहाँ पे कवर होता है, मतलब जो स्पेशल रेट्स है। और जनरल टैक्स रेट में मेरे स्लैब रेट्स कवर होते हैं। इस बार अगर मैं देखूँ तो स्लैब रेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, जो नॉर्मल है पहले था वही है। तो पहले क्या था, इंडिविजुअल HUF एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, उनके लिए अप टू 2,50,000 तक इनकम माफ था। उसके ऊपर अगर मैंने कोई कुछ अर्न किया है देन आई वाज सपोज टू पे टैक्सेशन ऑन इट। अभी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स मतलब क्या, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, कंपनी, फर्म, HUF, इंडिविजुअल, ऐसे मिला के टोटल 7 पर्सन्स है। तो ये 7 पर्सन्स में से अगर मैं इंडिविजुअल, मैं और मेरा कंपनी, हम दोनों मिलके कुछ काम कर रहे हैं तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहलाता है। बट मैं और मेरी फैमिली और सपोज मिस्टर बी और मिस्टर बी की फैमिली सब मिलके, नॉर्मल नेचुरल पर्सन मिलके, इंडिविजुअल्स मिलके काम कर रहे हैं तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहलाता है। So, in case of other individuals, HUF, Association of Person, Body of Individuals, Artificial Judical Person, मेरा जो exempt amount है 2,50,000 तक मिल रहेगा। उसके ऊपर अगर मैंने कुछ अर्न किया तो 5%, 20% और 30% के हिसाब से टैक्सेशन लग जाएगा। और ये जो पर्सन्स है वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन विच इज़ सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन का क्या है कि अप टू 3 लाख तक उनका इनकम एग्जेम्प्ट है। 3 लाख तक उनका इनकम, उन्होंने कुछ भी अर्न किया उस पर टैक्सेशन नहीं होगा। बट 3 लाख टू 5 लाख अगर है कुछ है तो 5% के हिसाब से टैक्सेशन आ जाएगा। और 5 लाख टू 10 लाख है तो 20% के हिसाब से आ जाएगा। एंड 10 लाख एंड अबव है तो 30% के हिसाब से उस पर टैक्सेशन आ जाएगा। और सीनियर सिटीजन क्या, मतलब हु इज़ नोन एज सीनियर सिटीजन, अ पर्सन हु इज़ ऑफ एज 60 और मोर देन 60, एटलीस्ट 60 है, एटलीस्ट 60 ईयर्स ऑफ एज वो रेसिडेंट होना चाहिए। ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो गए तो वो सीनियर सिटीजन का जो भी बेनिफिट्स है वो क्लेम कर सकता है, मतलब 3 लाख तक उसका इनकम माफ होता है। नाउ कमिंग टू सुपर सीनियर सिटीजन, यहाँ पे भी कंडीशन सेम है, रेसिडेंट होना चाहिए। और जो एज है वो इंस्टेड ऑफ 60 ईयर्स यहाँ पे 80 ईयर्स है, एटलीस्ट 80 ईयर्स। ओके। और जो अमाउंट है वो अप टू 5 लाख एग्जेम्प्ट है। 5 लाख टू 10 लाख जो है वो 20% है, एंड 10 लाख एंड अबाउ जो है वो 30% है। ओके। तो यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट था। इसमें एक और है कि अगर मेरा 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। ये फाइनेंशियल ईयर में मुझे मेरा इनकम जो है, मतलब मुझे 60 ईयर्स या 80 ईयर्स का होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे नहीं हो रही हूँ, मैं 1 अप्रैल 2022, मतलब मेरा ईयर, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे में मेरा बर्थडे है और यहाँ पे मेरा 60 ईयर्स या 80 ईयर्स हो रहा है। दैट मीन्स मैं ये साल का बेनिफिट, ये साल में मैंने जो अर्न किया 3 लाख और 5 लाख का बेनिफिट नहीं ले सकती, नहीं, ऐसा नहीं है। ये साल भी मुझे मतलब इवन दो माई बर्थडे फॉल्स आफ्टर 1 अप्रैल, मतलब आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट्स, दैट इज़ ऑन 1 अप्रैल 2022, बट स्टिल वो जो है वो फाइनेंशियल ईयर, उसमें मुझे जो भी इनकम अर्न किया है वो इधर 3 लाख तक या फिर 5 लाख तक माफ़ हो जाएगा। ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट अमेंडमेंट, दैट इज़ रिबेट। तो रिबेट क्या है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये रेसिडेंशियल इंडिविजुअल को ही मिलता है। रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। मेरा नेट टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, नेट टोटल इनकम जो है वो अप टू 5 लाख्स होना चाहिए। अगर अबव 5 लाख्स है तो मुझे ये नहीं मिलेगा, अप टू 5 लाख्स होना चाहिए। तो मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, इधर 100% ऑफ टैक्स पेएबल और 12,500 विच एवर इज लेस।
फर्स्ट वन इज मुझे जो रिबेट है वो 87A में मिल रहा है। ये 87A में क्या बेनिफिट मिल रहा है और किसे मिल रहा है? रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिल रहा है। इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, नेट टोटल इनकम होना चाहिए, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, नेट टोटल इनकम होना चाहिए अप टू 5 lakhs। मेरा जो इनकम है वो अप टू 5 lakhs होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो ये जो 87A का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। मेरा जो टैक्स है वो 100% ऑफ बेनिफिट क्या है? 100% ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लोअर। दिस रिबेट शैल बी रिड्यूस्ड बिफोर एडिंग एजुकेशन सेस। ये रिबेट कैसे रिड्यूस करना है, मुझे टैक्सेशन कैसे करना है, मतलब मेरा जो भी टैक्स आया उसमें वो रिबेट रिड्यूस करके फिर मैं एजुकेशन सेस को ऐड करने जाऊंगी। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर BB is 4,40,000। ही इज ऑफ 28 ईयर्स। तो अगर 4,40,000 पे मैं टैक्स कैलकुलेट करूँ तो 9,500 आ रहा है। ओके, 4,40,000 पे मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 9,500 आ रहा है टैक्स अमाउंट। तो इसमें मुझे 100% टैक्स है वो माफ़ हो जाएगा मेरा, मुझे ये पे नहीं करना पड़ेगा। द रीज़न इज़ माई इनकम इज़ लेस देन 4,500। ओके, एंड मेरा जो टैक्स है वो 9,500 है, मतलब लोअर ऑफ 12,500 और टैक्स अमाउंट। तो टैक्स अमाउंट जो होगा वो पूरा मुझे रिबेट मिल जाएगा। Okay, so what is rebate? Rebate is lower of the two, either 9,500 or 12,500, whichever is lower. 9,500 is lower. Okay, I have taken one more example. Total income is 5,07,000 of Mr. BB and he is of 33 years of age. यहाँ पे इनकम ही 5,07,000 हो गया, इस पे टैक्स 13,900 आ रहा है, बट मेरा इनकम ही 5 लाख से ऊपर हो रहा है, इसलिए ये केस में मुझे रिबेट नहीं मिलेगा। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे भी वही मेंशन्ड है, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, टोटल इनकम ऑफ असेसी डज नॉट एक्सीड 5 लाख, क्वांटम ऑफ रिबेट लोअर ऑफ द टू, 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लोअर। ओके, नाउ कम्स सरचार्ज। सरचार्ज इज टैक्स पे टैक्स। सरचार्ज का मीनिंग है टैक्स के ऊपर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। जो रिच पीपल है उनसे थोड़ा ज़्यादा टैक्सेशन कलेक्ट किया जाता है। तो अगर मेरा इनकम 50 lakhs तक है तो उसमें कोई टैक्स नहीं है, सरचार्ज नहीं है। ओके, अबाव 50 lakhs है मेरा इनकम बट अप टू 1 crore, अबाव 50 lakhs है बट अप टू 1 crore, तो 10% के हिसाब से मुझे सरचार्ज पे करना है। मेरा इनकम अबाव 1 crore है बट अप टू 2 crore, 15% के हिसाब से मुझे टैक्स पे करना है। मेरा इनकम अबाव 2 crore है बट अप टू 5 crore, 25% के हिसाब से टैक्स पे करना है। एंड मेरा इनकम अबाव 5 crore है तो 37% के हिसाब से टैक्स पे करना है। Where total income includes dividend, any income chargeable under section 111A, 112A, surcharge on the amount of income tax computed on that part of income shall not exceed 15%. In other words, surcharge higher than 15% is applicable only on tax on income other than dividend, income covered under section 111A and 112A. मतलब मेरा इनकम मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, और वो जो है वो 2 crore के ऊपर है। मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, और वो इनकम 2 crore के ऊपर है। तो आइडियली 25% और 37% टैक्सेशन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये तीन इनकम के केस में 15% में रेस्ट्रिक्ट करना है। मतलब अगर मेरा ये तीनों में से इनकम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और डिविडेंड, इसमें से अगर मेरा इनकम, ये तीनों में से मेरा इनकम मोर देन 2 crore होगा तो भी मुझे जो सरचार्ज है वो 15% ही अप्लाई होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, वन मोर टाइम। Where total income includes dividend, any income chargeable under section 111A, 112A, surcharge on amount of income tax computed on that part of income shall not exceed 15%. In other words, surcharge higher than 15% is applicable only on tax on income other than dividend. Income covered under section 111A and 112A. ठीक है, मतलब शेयर से अगर मैंने जो भी इनकम अर्न किया है
वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। डिविडेंड, अगर शेयर से मैं कुछ अर्न कर रही हूँ उस पर मुझे जो टैक्सेशन है ज़्यादा 2 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है तो 15% पे रेस्ट्रिक्ट करना है। इसको मैंने एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो हियर इट इज़, टोटल इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब मेरा जो टोटल इनकम है वो सब इंक्लूड कर रहा है। मतलब सपोज मेरा टीचिंग इनकम भी है, उसके साथ मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो अभी इसमें कैसे करना है, मेरा टीचिंग इनकम अगर सपोज 50 लाख से ऊपर है या 50 लाख से नीचे है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सरचार्ज लेवी हो रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो कैसे करना है। तो उसके रिलेटेड मैंने फ्यू केसेस लिए हैं। मेरा जो टोटल इनकम है वो 20 लाख्स है, मेरा जो स्पेसिफाइड इनकम है वो 25 लाख्स है, तो टोटल इनकम 45 लाख्स हो रहा है। तो स्पेसिफाइड इनकम पे या अदर इनकम पे कहीं पे भी मेरा सरचार्ज नहीं आएगा। मेरा जो स्पेसिफाइड इनकम है वो 45 लाख्स है, सॉरी टोटल इनकम जो है वो 45 लाख्स है, स्पेसिफाइड इनकम है 50 लाख्स है, 95% टोटल 95 लाख टोटल इनकम हो रहा है। तो स्पेसिफाइड इनकम और अदर इनकम पे टैक्सेशन आ जाएगा, सरचार्ज आ जाएगा। 10% के हिसाब से स्पेसिफाइड इनकम पे आएगा बिकॉज इट इज़ मोर देन 50 लाख्स, एंड अदर इनकम पे कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे अगेन अदर इनकम इज़ लेस, स्पेसिफाइड इनकम पे टैक्स 70 लाख्स है तो स्पेसिफाइड इनकम पे मेरा टैक्सेशन आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे 300 लाख्स है, यहाँ पे 100 लाख्स है, तो मेरा टोटल 400 लाख्स हो रहा है। यहाँ पे 300 लाख्स के हिसाब से मेरा सरचार्ज आएगा, यहाँ पे 100 लाख्स के हिसाब से सरचार्ज आएगा। ओके, यहाँ पे 100 लाख्स के हिसाब से 15% आ जाएगा और यहाँ पे 300 lakhs के हिसाब से 25% आ जाएगा। ओके, so I have tabulated that. Now coming to next topic, that is marginal relief. मार्जिनल रिलीफ, यहाँ पे एक छोटा सा लाइन दिया है मार्जिनल रिलीफ, वो कर लेते हैं। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ इज़ नथिंग, मेरा इनकम जो है, मेरा इनकम इज़ लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़, लिटिल बिट मोर देन 5 करोड़। मतलब मुझे वो लिटिल बिट मोर है ना, मतलब 1 करोड़ 1 लाख, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 लाख आई एम लायबल टू पे सरचार्ज। 50 lakh 5,000, just because of 5,000 I was liable to pay surcharge. 5 crore 5,000, because of 5,000 मतलब little bit more I was liable to pay surcharge. तो कितना मोर और वो टैक्स कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना इनकम ज़्यादा है और कितना टैक्स ज़्यादा हो रहा है, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। So marginal relief, it is applicable in case of all assessees where surcharge is applicable. Okay. You have to check when total income is more than 50 lakhs, 1 crore, 2 crore, 5 crore in case of individual, HUF, AOP, BOI, AGP, artificial juridical person or 1 crore in case of company. Okay. So अगर मेरा ये ज़्यादा है, okay, it is applicable in case of all assessees where surcharge is applicable. You have to check where total income is more than 50 lakh, 1 crore, 2 crore, 5 crore in case of individual, HUF, AOP, BOI, AJP और 1 crore in case of company. अगर मेरा ज़्यादा है तो मुझे चेक करना है कि whether I am liable for marginal relief or no. सो टोटल इनकम ऑफ शेयर होल्डर, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। टोटल इनकम ऑफ शैलेंद्र कंपनी लिमिटेड 1 करोड़ 1 लाख है, उस पर टैक्स कितना आएगा? कंपनी है मतलब 30% के हिसाब से टैक्सेशन होगा, तो 30,000 मेरा यहाँ पे टैक्सेशन होगा। उस पर सरचार्ज, कंपनी है डोमेस्टिक कंपनी है, उस पर 7% टैक्सेशन लगता है, सरचार्ज लगता है। अगर मेरा इनकम मोर देन 1 करोड़ है बट अप टू 10 करोड़ है, वो नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेंगे, तो 7% के हिसाब से सरचार्ज है। सो 30 लाख 30,000 प्लस 2 लाख 12,000, दैट विल गिव मी 32 लाख 42,000। ओके, ये करने के बाद मुझे क्या करना है? टैक्स ऑन 1 करोड़, मेरा 1 करोड़ पे कितना टैक्स होगा? तो 30 लाख्स होगा, प्लस नेट टोटल इनकम कितना है मेरा? 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़। अगर यहाँ पे सपोज 10 करोड़ होता तो माइनस 10 करोड़, 50 लाख्स होता तो माइनस 50 लाख्स। सो टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस नेट टोटल इनकम माइनस 1 करोड़, सो 30 लाख प्लस 1 लाख आ रहा है तो 31 लाख्स।
मतलब ये 1 लाख के, अगर ये 1 करोड़ 1 लाख एक्स्ट्रा नहीं होता तो मेरा 31 लाख ही टैक्सेशन है। ओके, सो ये जो 1,42,000 डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, 1,42,000 मुझे रिलीफ मिल जाएगा। ओके, एंड मेरा जो टैक्सेशन होगा एजुकेशन सेस लगा के मुझे जो करना है वो 31 लाख पे होगा इंस्टेड ऑफ 32,42,000। ओके, ये मार्जिनल रिलीफ था। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू टैक्सेशन रेट्स ऑफ फर्म कंपनी। तो फर्म का टैक्सेशन रेट फ्लैट रेट है 30%. अ पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%. सरचार्ज इज 12%. ओके, एंड मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4%. कंपनी का देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी. एक होती है डोमेस्टिक कंपनी और दूसरी होती है फॉरेन कंपनी. इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी मेरा नॉर्मल जो है, इन एनी अदर केस नॉर्मल जो है वो 30% के हिसाब से टैक्स रेट होगा. बट अगर मेरा टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट दोनों में से कोई एक ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 डज नॉट एक्सीड 400 CR तो 25% के हिसाब से टैक्स रेट होगा. ठीक है, कंपनी का है डोमेस्टिक कंपनी. फॉरेन कंपनी इज ऑलवेज 40%. तो दो चीज़ है, दो टैक्सेशन रेट्स देखे हमने. डोमेस्टिक कंपनी में 30% के हिसाब से, और अगर मेरा 1920 में जो टर्नओवर है या फिर ग्रॉस रिसीट है वो 400 CR से कम है तो 25% के हिसाब से, और फॉरेन कंपनी है तो 40%. सरचार्ज कैसे होगा? तो सरचार्ज अगर डोमेस्टिक कंपनी है और मेरा जो टोटल इनकम है वो 10 करोड़ से एक्सीड हो रहा है तो 12%, और अगर 1 करोड़ से एक्सीड हो रहा है बट 10 करोड़ से कम है तो 7%. ओके, एंड इफ इनकम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ निल. और फॉरेन कंपनी अगर है तो फॉरेन कंपनी में इनकम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ निल. इफ इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ 2%, एंड इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 10 करोड़ तो 5%. अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो डोमेस्टिक कंपनी है तो 12%, फॉरेन कंपनी है तो 5%. इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, डोमेस्टिक कंपनी है तो 7%, फॉरेन कंपनी है तो 2%. इनकम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ तो निल. दोनों के केस में निल है, डोमेस्टिक कंपनी लो या फॉरेन कंपनी लो. ओके, मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल है. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अगर देखें तो 4% के हिसाब से हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है यहाँ पे. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक. पैन ले लेते हैं. Any person intends to enter into following specified transactions are required to obtain PAN 7 days before entering into such transactions. तो कौन से transactions हैं? ये 3 transactions mentioned हैं. Cash deposits or deposits aggregating to 20 lakhs or more in a financial year in one or more account of a person with a banking company or a cooperative bank to which Banking Regulation Act 1949 applies, or a post office. कैश डिपॉजिट और डिपॉजिट्स एग्रीगेटिंग टू ₹20 lakhs. मेरा एक डिपॉजिट 20 lakhs का है या मेरा एग्रीगेटिंग डिपॉजिट एक से ज़्यादा डिपॉजिट 20 lakhs का है इन अ फाइनेंशियल ईयर. ओके, और वो कौन से बैंक? इधर बैंकिंग कंपनी में, इधर कोई कोऑपरेटिव बैंक में, या फिर इधर पोस्ट ऑफिस में. ओके, 20 lakhs या 20 lakhs से ज़्यादा है. नेक्स्ट मेरा विड्रॉल, इधर एक विड्रॉल या 2-3 विड्रॉल्स को मिला के 20 lakhs या 20 lakhs से ज़्यादा है कोई भी फाइनेंशियल ईयर में. और वो जो मेरा अकाउंट है बैंकिंग कंपनी में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है. तो ये जो पैन वाला जो कंडीशन है 7 days में वो अप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट or a cash credit account by a person with a banking company or a cooperative bank to which Banking Regulation Act 1949 applies, or a post office. तो any person intends to enter into following transactions. 3 transactions है. कौन कौन से? कैश डिपॉजिट और डिपॉजिट एग्रीगेटिंग 20 lakhs. एक डिपॉजिट या मोर देन 1 डिपॉजिट 20 lakhs का है इन अ फाइनेंशियल ईयर इन one or more account of a person with a banking company or a cooperative bank to which Banking Regulation Act 1949 applies. या फिर विड्रॉल्स, कैश विड्रॉल्स, एक विड्रॉल
20 lakhs का है या मोर देन वन विड्रॉल्स 20 lakhs का है। और कहाँ कहाँ से, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जहाँ जहाँ अप्लाई हो रहा है वो वाला, या फिर पोस्ट ऑफिस। और अगर मुझे कोई अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट, तो भी मुझे, और कहाँ पे भी, बैंकिंग कंपनी में या फिर ऐसा कोई बैंक में जहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई हो रहा है, या पोस्ट ऑफिस, कहाँ पे भी, तो उस केस में मुझे ये जो पैन का प्रोविजन है 7 days वाला, वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिटर्न ऑफ इनकम एंड असेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वन इज मुझे कंपलसरी, मैंडेटरी मेरा रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा अगर मेरा इनकम ये जो पॉइंट्स, बिलो पॉइंट्स मेंशन्ड है वहाँ से रिलेटेड है। सो मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, फॉलोइंग क्राइटेरिया आर ऑल्सो प्रिस्क्राइब फॉर मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न इफ इज टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स as the case may be in business exceeds 60 lakhs, तो मुझे मेरा रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। If his total gross receipts in profession exceeds 10 lakhs during previous year, तो मुझे रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। If aggregate of TDS TCS during previous year in case of person is rupees 25,000 और मोर, तो रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 हो जाएगा। एंड डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑफ अ पर्सन इन एग्रीगेटिंग इज रुपीज़ 50 lakhs और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो मेरा रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। ये जो 4 पॉइंट्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज ड्यू डेट्स। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, जो भी पहले था वही है, सिर्फ एक चेंज है 31 अक्टूबर। यहाँ पे 30 सितंबर हुआ करता था, अभी 31 अक्टूबर हो गया। मतलब अगर मैं मेरा जो रिटर्न है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड फाइल कर रही हूँ तो 30 नवंबर है। ओके और कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में पार्टनर या कोई भी पर्सन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो उसको जो रिटर्न फाइल करना है वो 30 नवंबर तक फाइल करना है। अभी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैं पार्टनर हूँ या इंडिविजुअल हूँ, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट किए जा रहे हैं तो मेरे लिए 31 अक्टूबर हो जाएगा। और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं किए जा रहे हैं, मैं कंपनी हूँ तो मेरे लिए 31 अक्टूबर हो जाएगा। ओके मैं कंपनी हूँ और मेरे लिए 31 अक्टूबर हो जाएगा डेट ऑफ फाइलिंग माय रिटर्न। और कोई भी नॉर्मल केस है, आई एम अ नॉर्मल सैलराइड पर्सन, मतलब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रिटर्न में फाइल कर सकूँ। मेरा रिटर्न मेरा जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, सपोज बैंक इंटरेस्ट है, रेंट है, FD इंटरेस्ट है, अगर ऐसा कुछ है तो इस केस में मैं अदर केस में फॉल हो जाऊँगी और मेरा जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिवाइज्ड रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न। यहाँ पे भी चेंजेस हैं। सो अ रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद 31 दिसंबर दैट इंस्टेड ऑफ 1 year दैट इज 31 मार्च। पहले 31 मार्च था, वो उसको चेंज करके 31 दिसंबर कर दिया है, ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके नेक्स्ट कम्स इज फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। फी क्या है फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम? 234F ये सेक्शन फॉलो होगा। तो यहाँ पे भी चेंजेस है। Where a person required to furnish return of income under section 139 fails to do so within due date, विदिन ड्यू डेट, मुझे 139 में मेरा रिटर्न फाइल करना था, ड्यू डेट में मैं फाइल नहीं कर रही हूँ तो मुझे ये बिलो लेट फीस अप्लाई हो जाएगी। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 lakhs तो 1000, टोटल इनकम एक्सीड्स 5 lakh 5000। मैंने ड्यू डेट में फाइल नहीं किया, मैं दिसंबर तक फाइल कर सकती हूँ बट विद लेट फीस। लेट फीस कौन से सेक्शन में? 234F। Now next one is fee for default relating to intimation of Aadhaar number. Where a person is required to intimate his Aadhaar number and such person fails to do so on or before 31st March 22, he shall be liable to pay such fee as may be prescribed not exceeding rupees 1000 at the time of making intimation under section 139AA after the said date. 1000 रुपीज़ उसको लेट फीस पे करनी है अगर वो इंटीमेट नहीं कर पा रहा है। Defective returns, it is provided that board may by notification official gazette specify that any of the conditions specified in clause A to F to the explanation shall not apply to such class of assessee or shall apply with such modifications as may be specified in such notification. Then comes allowing prescribe authority to issue notice under section 142 subsection 1। तो यहाँ पे prescribe authorities है जो अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वो लोग हमें नोटिस इशू करेंगे कि आपको रिटर्न फाइल करना था और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, सो प्लीज़ अपलोड योर रिटर्न। ओके
तो यहाँ पे भी वही बताया गया है कि कौन से सेक्शन में इनकम इंक्रीज़ हुआ, एडजस्टमेंट है, कितने टाइम में करना है, 1 ईयर में करना है, 9 मंथ्स में करना है, वो यहाँ पे बताया गया है। एक सिंपल रीड किया तो ये जो लास्ट वाला सेक्शन है, सेक्शन 142 सब सेक्शन 1, उसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे है, तो वो कवर हो जाएगा। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे के जो भी अमेंडमेंट्स टॉपिक है उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।